सारी की सारी मीडिया रिपोर्ट, सारे के सारे सर्वे ये बोल रहे थे कि कांग्रेस सरकार बना रही है। सबसे बड़ी रीजन क्या रहा जो कांग्रेस यहाँ पर होते मुकरी? जातिगत आधार पे भद्दी टिप्पणियां की गई किसी एक पर्टिकुलर नेता के लोगों की, ठीक है, उस हिसाब से भी ये पता चलने लग गया कि ये तो कंसोलिडेशन हो रहा है भैया। तीसरा कि जिस तरह से कांग्रेस ने टिकट भी दी, ठीक है, कि एक ही परिवार का, एक ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व दिखाया गया कि जिसको इन्होंने चाहा उसको टिकट दी जाएगी। इस तरह से भी लोगों की कंसोलिडेशन शुरू हुई। पूरा इलेक्शन जो था वो जाट नॉन जाट की डिवाइड हो चुका था, ठीक है। उसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा स्कोर किया। आपके साथ में अलायंस होने वाला था, बट मूवमेंट खत्म हो गई, लास्ट मोमेंट तक अलायंस नहीं हुआ और उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ा। बहुत सी सीटें ऐसी रही जहां पर मार्जिन बहुत कम था और वहां पर आम आदमी पार्टी का वोट बैंक अगर कांग्रेस के साथ जोड़े तो वहां पर इजीली जो है वो सीट कांग्रेस निकाल सकती थी। क्या ये भी एक बड़ा रीजन रहा है? वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, वो नहीं चाहते थे ये हो, ठीक है, और आखिरी तक वो यही बोलते रहे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है और वो गठबंधन नहीं होने दिया। शैलजा फैक्टर ने कितना नुकसान किया है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को? बहुत बड़ा डेंट, मैं मानता हूँ, बहुत बड़ा डेंट। एक सीनियर लीडर है। सोशल मीडिया पे ना वार शुरू हो चुका है। वो हुड्डा पिता पुत्र के बारे में लोग बोलने लगे, खुल के बोलने लगे हैं। चुनाव से पहले तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी को सीट टिकट चाहिए थी, किसी को वोट चाहिए थे, कोई और अपने लालच के अंदर चुप बैठा था। जैसे ही रिजल्ट आया बीजेपी की सरकार बनने वाली है तो लोगों ने खुल के बोलने लग गया कि हुड्डा पिता पुत्र की वजह से ना कांग्रेस पार्टी की ब्रांड मट्टी दे मट्टी जो है हरियाणा के अंदर हो गई है और हुड्डा साहब जो है ना वो ईवीएम के ऊपर ठिकरा पड़ने को लग गए हैं। आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर ज्यादा मजबूत है, हुड्डा साहब की वजह से कांग्रेस गई है या ईवीएम की वजह से गई? एक महिला को आप डेसिमेट करने के चक्कर में आपने पूरी पार्टी खत्म कर ली, ये बहुत बड़ा इशू है। शैलजा जी को खुद टिकट नहीं मिली, उनके जो भाई हैं उनको टिकट नहीं मिली, यहाँ से कृष्ण सातरोड को टिकट नहीं मिली, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको टिकट नहीं मिली, तो वो तो खुद ही दिखना शुरू हो गया ना। बीजेपी जो चाहती थी वो कर कौन रहा था, क्वेश्चन मार्क तो वो है ना। हुड्डा पिता पुत्र के ऊपर आप निशाना लगाना। देखो, मेरे निशाना लगाने से क्या होता है? अगर एक आदमी जो ये कह रहा है कि मैं इलेक्शन जिता के ले जाऊंगा 70 सीटें और मेरे हिसाब से करो और उसको फुल एक्सेस दे भी दी, ठीक है, और नहीं जीत पाए तो क्वेश्चन किस पे होगा? कमल लोहान पे तो होगा नहीं। आपके मुद्दों ने काम नहीं किया, शिक्षा के मुद्दे ने काम नहीं किया, क्या नड़वा में टिके रहोगे या फिर मैदान छोड़कर भाग जाओगे? नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और बड़े उतार चढ़ाव इस इलेक्शन में देखने को मिले। बड़े लोगों को अभी तक भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस बीच में बहुत सी जगह पे तो बिना मुद्दों की बातें चल रही थी, एक दूसरे के लोग पैर खींच रहे थे, टांग खिंचाई कर रहे थे, पर उसी बीच में एक जवान ऐसा भी था, एक युवा नेता ऐसा भी था जो शिक्षा के मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ रहा था और गांव-गांव में जाकर रात को 12-12 बजे तक चिल्ला कर लोगों को जागरूक कर रहा था कि भाई शिक्षा के मुद्दे के ऊपर वोट डालो, शिक्षा के मुद्दे के ऊपर वोट डालो। अगर शिक्षा हुई तो आपका बच्चा कामयाब हो पाएगा, ये बाकी मुद्दे कभी काम नहीं आने। पर वो भी नहीं जीत पाए, उनका चुनाव भी बिल्कुल बैठ गया। क्या रीजन रहा, सारे के सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नलवा से प्रत्याशी रह चुके उमेश शर्मा जी। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। रात को 12-12 बजे तक चिल्ला कर ये बोल रहे थे कि भाई शिक्षा के मुद्दे के ऊपर वोट डालो, शिक्षा के मुद्दे के ऊपर वोट डालो। हालांकि आपकी सभाओं में भीड़ भी अच्छी खासी इकट्ठी हुआ करती थी, उसके बावजूद भी ये हाल, इतनी खस्ता हालत, कभी सोचा था आपने? देखिए, सबसे पहले तो कुछ लड़ाई कमल जी ऐसी होती है जो हार और जीत के लिए नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाई ऐसी होती हैं जो ये स्थापित करने के लिए लड़ी जाती है कि कोई एक आदमी था जो शिक्षा की बात कर रहा था और वो लड़ रहा था। तो ये लड़ाई जो पूरे गांव-गांव में, मैंने एक ही बात बोली कि हम लोग किसी हार और जीत की लड़ाई में नहीं है, ठीक है, हम लोग जगाने की राजनीति कर रहे हैं। कि हम लोग लोगों से ये बोल रहे थे कि गांव-गांव में जाके कि बच्चों की सरकारी स्कूल की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, प्राइवेट में भेजने के पैसे नहीं है, प्राइवेट के अंदर भी जहाँ पे भेज रहे हैं 1,500-2,000 रुपए की फीस लेके, ठीक है, जिनकी फीस नहीं पुग रही, वहां पे भी मैडम का किसी को नहीं पता था कि मैडम कितनी पढ़ी लिखी है, ठीक है। यानी कि जिस बर्बाद शिक्षा व्यवस्था की हम लोग बात कर रहे थे, लोगों से जान रहे थे कि वो कितने ज्यादा हतोत्साहित हैं। तो मैं तो परम पिता परमेश्वर की एक बहुत असीम कृपा मानता हूँ मेरे ऊपर कि मैं पिछले 12 साल से मैं गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ,
9 दिन का मैंने क्रांतिमान पार्क के अंदर अनशन करा, ठीक है, न जाने कितने धरना प्रदर्शन किए सरकारी व्यवस्था के खिलाफ, ठीक है, और फिर आखिरी में राजनीति के अंदर चुनाव भी लड़ गए, एक नेशनल पार्टी की टिकट भी मिली, आम आदमी पार्टी की। तो शिक्षा के मुद्दे को 12 साल से हम लोग जी रहे थे और गांव-गांव में जो बर्बादी देखी उसमें लोगों को जगाने का काम कर रहे थे। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा राजनीति में पहला अटेम्प्ट था। हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन हम लोगों ने संघर्ष पूरा किया, हम लोगों ने अपना मुद्दा नहीं छोड़ा, ठीक है। लोगों का आशीर्वाद इतना मिला, सिर पे माओ ने जिस तरह से हाथ रखा, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। लेकिन अभी तो उम्र भी है, अभी तो 37 साल उम्र है, ठीक है, संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। लोगों ने एक बात जरूर की कि हमारे बच्चों की बदहाल स्थिति है, आप जो बात कर रहे हो अच्छी बात कर रहे हो, रात को 1-1 बजे तक लोगों ने सुना भी, ठीक है। आज नहीं तो कल बदल देंगे, लेकिन लगे रहेंगे। लोग मतलब जगाने में कोई कमी रहेगी या लोग जगाना ही नहीं चाहते? देखिए इसमें क्या है ना कि मैं कल एक यूट्यूबर को सुन रहा था, ठीक है, हर्ष चिकारा को, जो इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने बड़ा बयान दिया कि ये तो गरीब तबका बिक गया, 50 करोड़ रुपए आए, मैंने इतना किया। मैं उस चीज पे नहीं जान चाहता, मैं उसको थोड़ा सा गलत समझता हूँ। बिका सिर्फ गरीब नहीं, ठीक है, जो 500-500 गजों की घर में, हजार-हजार की कोठियों में बैठे लोग थे, जो जातिगत आधार पे अपनी मतगणना करके आए, जो जाति के नाम पे वोट दे के आए कि मैं जाट हूं तो मैं उसको दूंगा, मैं नून जाट हूं तो मैं उसको दूंगा। उन लोगों का क्या था? उनके पास तो शिक्षा भी थी, उनके पास पैसा भी था, उनको कोई जरूरत भी नहीं थी कि वो एक आदमी को चुन सकते थे जो बेहतरी की बात कर रहा था। लेकिन उन्होंने भी जात के नाम पे, अगर कोई इंसान जात के नाम पे वोट डालता है तो वो भी बिका हुआ माना जाता है कि वो जातिगत आधार पे वो बिक गया वो। लेकिन जो गरीब आदमी थे, जो गरीब तबका था, जो कि आप ये मान के चलो कि सबके सिर पे कर्जा था, वो इलेक्शन को इस तरह ही देख पाए कि भाई दिवाली का टाइम आ रहा है, ठीक है, और कर्जा उतारने का एक मौका आ रहा है, तो वो लोग चले गए वहां पे। लेकिन हम लोगों को उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि हम लोग हार जीत की लड़ाई में नहीं जा पाए। इतना मुझे अंदेशा हो गया है कि जिस दिन हम लोग हार जीत की लड़ाई में खड़े होंगे, जिस दिन हम लोग जीतते होंगे, तो वो लोग पैसे नहीं लेंगे। सारी की सारी मीडिया रिपोर्ट, सारे के सारे सर्वे ये बोल रहे थे कि कांग्रेस सरकार बना रही है। सबसे बड़ी रीजन क्या रहा जो कांग्रेस यहाँ पर ओहदे मुक गई? देखिए, जो जिस तरह से एक डिवाइड बना ना जातिगत आधार पे, जाट और नॉन जाट का, जिस तरह से कुछ लोगों के बयान आने शुरू हुए, ठीक है, जिसमें जो सबसे बड़ा बयान था कि 50 वोट दिलवाओ और हम लोग आपको नौकरी देंगे। जिस तरह से किसी ने ये बोला कि अब तो हमारे लोगों को नौकरी दी जाएगी, इससे क्या था कि जो नॉन जाट था वो कंसोलिडेट होना शुरू हो गया। उनको ये लगा कि ये लोग तो भाई जैसे ही सत्ता आएगी तो फिर एक तरफा नौकरियां जाएंगी, हमारे पास नौकरी भी नहीं आएगी। जिस तरह से नारनौंद के अंदर कुमारी शैलजा जी का अपमान किया गया, जिस तरह से उनकी बात निकल के आई, जिस तरह से जातिगत आधार पे भद्दी टिप्पणियां की गई किसी एक पर्टिकुलर नेता के लोगों की, ठीक है, उस हिसाब से भी ये पता चलने लग गया कि ये तो कंसोलिडेशन हो रहा है भैया। तीसरा कि जिस तरह से कांग्रेस ने टिकट भी दी, ठीक है, कि एक ही परिवार का, एक ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व दिखाया गया कि जिसको इन्होंने चाहा उसको टिकट दी जाएगी। इस तरह से भी लोगों की कंसोलिडेशन शुरू हुई। ये जो मैसेजिंग गई, चाहे वो नौकरी के लिए गई हो, चाहे वो आपकी जातिगत आधार पे गई हो, जैसे टिकट बंटवारे में गई हो, तो वो मैसेजिंग इस तरह से चली गई कि पर्टिकुलर एक कास्ट वो डोमिनेट करने वाली है हरियाणा को। जैसे ये मैसेज गया, जो दूसरी अदर कास्ट थी वो कंसोलिडेट होती चली गई और पूरा इलेक्शन जो था वो जाट नॉन जाट की डिवाइड हो चुका था, ठीक है। उसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा स्कोर किया। आपके साथ में अलायंस होने वाला था, बट मूवमेंट खत्म हो गई, लास्ट मोमेंट तक अलायंस नहीं हुआ और उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ा। बहुत सी सीटें ऐसी रही जहां पर मार्जिन बहुत कम था और वहां पर आम आदमी पार्टी का वोट बैंक अगर कांग्रेस के साथ जोड़े तो वहां पर इजीली जो है वो सीट कांग्रेस निकाल सकती थी। क्या ये भी एक बड़ा रीजन रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी चाहती थी, राहुल गांधी जी चाहते थे, सब लोग चाहते थे कि ये गठबंधन हो और उसके लिए पॉजिटिवली चर्चा भी शुरू हुई। लेकिन कि कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे? वो ओवर कॉन्फिडेंट थे,
वो चाहते ही नहीं थे कि कांग्रेस जीते। कौन लोग थे? ठीक है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, वो नहीं चाहते थे ये हो। ठीक है, और आखिरी तक वो यही बोलते रहे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, और वो गठबंधन नहीं होने दिया। तो आज स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन ये है कि पहली बात तो या वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, ठीक है, या वो चाहते ही नहीं थे कि कांग्रेस की सरकार बने। आज तो लोग उन्हीं के लोग खुल के बाहर आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का वो था। ठीक है, लेकिन ये तो स्पेकुलेशन है। एक्चुअल क्या है वो तो उनकी जो कांग्रेस पार्टी अपना मंथन करेगी, ठीक है, उसमें उनको निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं मेरे इलेक्शन की बात करूं कि जो ये जैसे ही डिवाइड खड़ा हुआ, तो आप ये देखोगे कि 95% जो वोट है वो दो ही इलाकों में बट गया। ठीक है, हार और जीत की लोगों में लड़ाई में चले गए कांग्रेस और बीजेपी। लोगों ने मुद्दा नहीं देखा, लोगों ने कुछ नहीं देखा। उनको ये था कि हम आने चाहिए, उनको ये था कि इनको आने ही नहीं देना। उस डिवाइड के अंदर हमारा इलेक्शन जो बिल्कुल नीचे चला गया, ठीक है, और उस वजह से शायद इतने कम वोट हमें प्राप्त हुए। लेकिन एक चीज मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज है ना कभी खराब नहीं होती। जो हम लोगों ने मेहनत करी, शिक्षा के मुद्दे पे हम लोग लड़े। आप भी पूरी विधानसभाएं घूम रहे थे, 90 विधानसभा में कोई शिक्षा के मुद्दे पे लड़ा हो तो आप बताओ मुझे। मुद्दा किसी के पास भी नहीं था। मैंने लगभग हिसार लोकसभा की सभी विधानसभा सीटें कवर की है। बिना मुद्दे के लोग बोल रहे थे, जो बातें बोली जा रही थी वो मतलब आउट ऑफ वो थी, वे थी। बट मुद्दा था ही शिक्षा का, जिसके ऊपर आप लड़ रहे थे, बट वो भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। जनता चाहती है क्या? देखो जी, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि मैं ना कोई जो लड़ाई लड़ रहा था वो एक जनरेशन की लड़ रहा था। हर जगह मैंने एक ही बात बोली सबको कि आज जो तीसरी क्लास में बच्चा है, अगर आज आपने साथ नहीं दिया तो वो 8वीं 9वीं में पहुंच जाएगा, यानी कि उसको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। पक्के घड़े को कभी कोई शेप नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था, ये कच्चे घड़े हैं, ये हमारे बच्चे हैं, भगवान का रूप है, इनके लिए आज लड़ाई लड़ो। लेकिन लोगों ने अपनी लड़ाई चुन ली। ठीक है, लोग जातिगत ध्रुवीकरण का हिस्सा बन गए। ठीक है, वो किसी ने बनाया हो, चाहे उनके बोलने से बना हो या इन्होंने बनाया हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने किया, लेकिन हमारी लड़ाई जनरेशन की थी। और हम लोग आज भी यही कोशिश कर रहे थे आखिरी तक भी कि जीत और हार जो है ना वो बच्चे की होनी चाहिए, कि बच्चा जीते, बच्चे को आगे बढ़ने के चांसेस बने। लेकिन लोगों ने नहीं चुनी, तो अब क्या कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे ना वार शुरू हो चुका है। वो हुड्डा पिता पुत्र के बारे में लोग बोलने लगे, खुल के बोलने लगे हैं। चुनाव से पहले तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी को सीट टिकट चाहिए थी, किसी को वोट चाहिए थे, कोई और अपने लालच के अंदर चुप बैठा था। जैसे ही रिजल्ट आया, बीजेपी की सरकार बनने वाली है, तो लोगों ने खुल के बोलने लग गया कि हुड्डा पिता पुत्र की वजह से ना कांग्रेस पार्टी की ब्रांड मट्टी रे मट्टी जो है हरियाणा के अंदर हो गई है। और हुड्डा साहब जो है ना वो ईवीएम के ऊपर ठिकरा पड़ने को लग गए हैं। आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर ज्यादा मजबूत है, हुड्डा साहब की वजह से कांग्रेस गई है या ईवीएम की वजह से गई? देखिए, ये तो बेसिक सी बात है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा टिकट बांटी, 73 बोलते हैं ना कि 73 73 बोल रहे हैं कई लोग, जो है सेल्जा के जो सपोर्टर है वो तो बोलते हैं 78 टिकटें जो है कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब की तरफ से बांटी गई। देखो जी, जिम्मेदारी तो उसी को लेनी पड़ेगी जिसने सबसे ज्यादा टिकट बांटी। ठीक है, जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी जिन्होंने गठबंधन होने नहीं दिया। ईवीएम से तो संतुष्ट है? देखिए, 2-3 चीजें हैं जिसपे क्वेश्चन मार्क है। संतुष्टि होना और एक लॉजिकली करेक्ट होना। ठीक है, मैं उस बूथ में जब हम लोग बैठे थे, जब गिनती हो रही थी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि कोई भी ईवीएम जो सारा दिन लगी रहती है, फिर आप अगले दिन उसे गिनने के लिए लेके आते हो, 99% बैटरी कैसे चार्ज हो सकती है? आपने अपनी आंखों से देखी है? बिल्कुल देखी है, मैं वहीं पे था उसी टाइम। अच्छा। ठीक है, 99% बैटरी थी। ठीक है, तो दैट विल बी ए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जिसका इलेक्शन कमीशन को आंसर करना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि बैटरी चेंज हुई। अगर बैटरी चेंज हुई तो यानी कि वो इक्विपमेंट खुला है। ठीक है, और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर वो ओपन होता है तो उसके अंदर क्या प्रिकॉशन होती है, वो तो क्वेश्चन मार्क उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन मैं हाँ ये कह रहा हूँ कि जो डिवाइड था, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ईवीएम को ब्लेम नहीं कर सकते, क्वेश्चन मार्क जरूर है। ठीक है, और वो क्वेश्चन रेज करने भी चाहिए। अगर आप लोकतंत्र का हिस्सा हैं, तो जो लोकतंत्र का प्रहरी है, जो इलेक्शन कमीशन है, जिसको हमें सेटिस्फाई करना उसकी जिम्मेवारी है, तो वो क्वेश्चन रेज करें। कांग्रेस पार्टी ने उसका आंसर वो करेंगे उस तरीके से। सैलजा फैक्टर ने कितना नुकसान किया है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को? बहुत बड़ा डेंट, मैं मानता हूँ, बहुत बड़ा डेंट। एक सीनियर लीडर है, ठीक है, और जिस तरह से क्रश करने की कोशिश की गई उनको, मतलब डेसिमेट करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो उनके जो समर्थक हैं और जो एक
एक पैटर्न चला गया कि यार ये तो इन्हीं को नहीं छोड़ रहे तो ये किसको छोड़ेंगे। ये जो मैसेजिंग हुई ये बहुत लाउड एंड क्लियर थी, जिसकी वजह से शायद ये पूरा इलेक्शन जो एक वेव थी, ठीक है, वो खत्म हो गई। एक महिला को आप डेसिमेट करने के चक्कर में आपने पूरी पार्टी खत्म कर ली, ये बहुत बड़ा इशू था। ये लगता नहीं है कि जिस तरह के शुरू से बीजेपी ये चाह रही थी कि इस इलेक्शन को जो है जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया जाए, और शैलजा वाले चीज ने इसको थोड़ी हवा दे दी और वो अपने चाल के अंदर कामयाब हो गई, या अपने टेक्निक के अंदर जो भी इनकी माइक्रो मैनेजमेंट होती है उसके अंदर ये कामयाब हो गई। क्या इस बात से सहमत है? देखिए, जो बीजेपी क्या करना चाहती है वो तो मैटर ही नहीं करता ना, लेकिन आप अपने एक्शन से क्या चीज करते हो वो तो सबको दिखती है। जब शैलजा जी के अजय चौधरी को ही टिकट नहीं मिली, शैलजा जी खुद लड़ना चाहते थे, उन्होंने आज तक के ऊपर बोला, ठीक है, उकलाना से, ठीक है, शैलजा जी को खुद टिकट नहीं मिली, उनके जो भाई हैं उनको टिकट नहीं मिली, यहाँ से कृष्ण सातरोड को टिकट नहीं मिली, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको टिकट नहीं मिली, तो वो तो खुद ही दिखना शुरू हो गया ना, ठीक है। बीजेपी क्या चाहती थी उसको किया किसने? बीजेपी जो चाहती थी वो कर कौन रहा था? क्वेश्चन मार्क तो वो है ना। सीधा हुड्डा पिता पुत्र के ऊपर आप निशाना लगा रहे हैं। देखो, मेरे निशाना लगाने से क्या होता है, ठीक है, मेरे निशाना लगाने से क्या नहीं होता है, लेकिन जो पूरा हरियाणा जो आज बोल रहा है, जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ वो सवाल सारे ही तो पूछ रहे हैं, ठीक है, उसका सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। मेरा सवाल है, ठीक है, क्या पता वो आंसर ऐसा करें कि हम लोग सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो है ना कि क्यों राहुल गांधी जी की तरफ से पहली बात आई थी कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन होना चाहिए, आई थी, पूरी नेशनल मीडिया पे चली इतनी बड़ी न्यूज। तो राहुल गांधी जी को पता था कि ये गठबंधन कितना जरूरी है और ये गठबंधन से क्या फायदे होंगे, लेकिन एक आदमी था जो रुका हुआ था, कि जो चाहता ही नहीं था, ठीक है, वो कौन था? शैलजा जी की जो सारी टिकटें थी, ठीक है, वो किसने काटी, किस तरह से उनका जो अपमान हुआ, ठीक है, वो किन के लोगों ने किया, ठीक है, इसका तो सारी दुनिया को ही पता है ना, ठीक है। तो इसमें तो सवाल उठाने वाली बात नहीं है, तो प्रैक्टिकली चीज है। अगर एक आदमी जो ये कह रहा है कि मैं इलेक्शन जिता के ले जाऊंगा 70 सीटें और मेरे हिसाब से करो, और उसको फुल एक्सेस दे भी दी, ठीक है, और नहीं जीत पाए, तो क्वेश्चन किस पे होगा? कमल लोहान पे तो होगा नहीं। चलो कांग्रेस की बात छोड़ो, ये बताओ, केजरीवाल जी भी आ चुके, सुनीता केजरीवाल भी आ चुके, आतिशी जी भी आ चुकी, मनीष सिसोदिया जी भी आ चुके, पंजाब से भी आ चुके, उसके बाद में आम आदमी पार्टी की हालत, क्या रीजन रहा? देखिए, आपने जितने भी नाम लिए ना, ठीक है, आपने केजरीवाल जी का नाम लिया, केजरीवाल जी कब छूटे थे? इलेक्शन के 15 दिन पहले, ठीक है। मनीष सिसोदिया जी कब छूटे थे? उससे एक हफ्ता पहले, ठीक है। जिस पार्टी के जो 4 मेन लीडर हैं, चाहे वो अरविंद जी हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हैं, चाहे वो संजय सिंह जी हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हैं, पूरी पार्टी जेल में ठोक रखी हो, ठीक है, और पूरी तरह से दिल्ली के अंदर किस तरह का नेक्सस चल रहा है, आज भी आप देख रहे हो कि आतिशी को घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो जब पूरी पार्टी को बंधक बना रखा है, फिर भी हम लोग लड़े, अपनी जितनी ताकत थी, जितनी क्षमताएं थी, ठीक है। अरविंद जी को क्यों नहीं छोड़ा? क्यों सुप्रीम कोर्ट को इतनी तल्ख टिप्पणी करते हुए उनको छोड़ना पड़ा? क्योंकि उनको रखा इसलिए गया था कि हरियाणा इलेक्शन निकल जाए, ठीक है। तो हमारी पार्टी जितने भी यथासंभव जो रिसोर्सेज थे उसके साथ लड़ी, वो ठीक था, लेकिन अगर 3 महीने पहले अरविंद जी छूट जाते तो इलेक्शन कोई 15 दिन में लड़ा नहीं जाता, ठीक है। उसके लिए 6 महीने 1 साल की मेहनत चाहिए होती है। आपके मुद्दों ने काम नहीं किया, शिक्षा के मुद्दे ने काम नहीं किया, आप क्या नलवा में टिके रहोगे या फिर मैदान छोड़कर भाग जाओगे? देखो जी, नलवा के हर गांव ने मुझे वोट दिया है, हर गांव के अंदर चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, इस तरह से लोगों ने वोट पोल किया है, ठीक है। नलवा की जनता ने इतना प्यार दिया है, रात को मैं 11:30 बजे बोलना शुरू कर रहा हूँ, 12 साढ़े 12 बजे तक बोल रहा हूँ, 500 लोग सुन रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लोग सुनते भी है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। लोगों ने, महिलाओं ने इतना आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, वोट नहीं दिए वो अलग बात है कि हम लोग फाइट में नहीं थे, लेकिन मैं एक चीज का विश्वास नलवा की जनता को यही दिलाना चाहूंगा कि 5 साल जो भी उनके संघर्ष के दिन रहेंगे, उस संघर्ष में कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। जो भी हम लोग यथासंभव हमारी आवाज उठाने की कोशिश होगी वो हम लोग करेंगे, और अगले 5 साल लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों की बात उठाते रहेंगे,
और दोबारा कोशिश करेंगे। आखिरी क्वेश्चन, शिक्षा के मुद्दे को लेकर आप शुरू से लड़ रहे हो, बहुत अच्छा काम आपने किया है। अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है और सरकारी स्कूलों के हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो सरकार को आपके जो एक्सपीरियंस है एजुकेशन को लेकर, जो आपके आइडियाज़ हैं, क्या आप उनसे शेयर करना चाहोगे? क्या उनसे कोई मांग आपकी ऐसी है जो सरकार इन चीज़ों को लागू करे तो इनकी हालत कुछ बेहतर हो पाए? देखिए, मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि बच्चों को मदद मिलनी चाहिए, ठीक है? उनकी जो माँ है, जो दिन रात मेहनत करती है, जो उनके पिता हैं, ठीक है? जो वो सपने देखते हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है? वो सपना पूरा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे, ठीक है? हम लोगों ने दुर्दशा देखी है स्कूलों की, वो दुर्दशा हम लोग उठाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर है, उस सरकार से हमारी मांग जो भी है, जो भी करना चाहिए, वो हम लोग देते रहेंगे, ठीक है? हमारी लड़ाई कोई सत्ता की नहीं है, हमारी लड़ाई बदलाव की है। अगर ये सरकार भी अगर अच्छा बदलाव करती है, ठीक है, और ये जो समस्याएं हैं बच्चों की अगर दूर करती है, तो मैं पहला आदमी होऊंगा हरियाणा में जो ताली बजाऊंगा, अप्रिशिएट करूंगा उस चीज़ को। आपका कोई एजुकेशन मॉडल ऐसा है जो आप सरकार को दे सके, जो सरकार जिसको लागू कर सके? देखिए जी, एजुकेशन मॉडल में जो कमियां है ना, उसको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? और वो कमियां सरकार के पास है भी, और हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी प्रोफाइलिंग करके, ठीक है, जो नलवा हलके के अंदर जिस गांव के अंदर जिसमें 5 क्लास हैं, 2 ही टीचर हैं, जिसके अंदर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की नहीं है, जहाँ पे भी जो समस्याएं हैं उसको पूरा तरह से चिन्हित करके एक रिपोर्ट बना के, जहाँ तक भी मेरी हिम्मत होगी, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे बीईओ, डीईओ, डीसी हो, चाहे वो नायब सैनिक क्यों ना हो, ठीक है, सबके पास जाएंगे और समस्याओं को दूर कराने को। क्रेडिट चाहे पनिहार जी लें, एजुकेशन मिनिस्टर लें, नायब सैनी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके बच्चों का अधिकार जो है शिक्षा का, वो मिलना चाहिए। और हमारी लड़ाई जो है वो छोटी नहीं है। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई ये है कि जो संविधान में लिखा हुआ है कि शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, हम लोग उस शिक्षा के अधिकार में संशोधन कराना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का अधिकार ना हो, सबको बेहतर व समान शिक्षा मिले। इस अधिकार को सुनिश्चित कराने की हमारी लड़ाई है। तो इतनी बड़ी लड़ाई हम लोग लेके चल रहे हैं, तो छोटी सी बैटल थी, लड़ाई आगे जारी रहेगी। चलो उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। राम राम जी। चलो, ये थे हमारे पास में आम आदमी पार्टी से नड़वा से प्रत्याशी उमेश शर्मा जी, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा चुनाव लड़ने का, और जो बातें रखी, मेनली बात उन्होंने कहा एजुकेशन मॉडल लागू करने के लिए अगर सरकार चाहे तो ये अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी उनसे शेयर करने के लिए रेडी है। देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या सरकार अभी जो सरकारी स्कूलों के हालात जो बदतर हो रहे हैं उनके ऊपर कुछ अच्छी एक्टिविटी, कुछ अच्छी कार्रवाई उन पर कर पाती है, या फिर ये हालात यूं के यूं ही चलते रहेंगे। तब तक जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।